अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का शो का हमारा टॉपिक है कि एडवांस टैक्स आइन के दायरे में, और साथ हमारे मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये है कि विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आइन में जो एक आमदन पे टैक्स है और उसकी एक लिमिट है, उससे ऊपर जो भी आमदनी होगी उस पर टैक्स लगता है। लेकिन क्योंकि पिछली हुकूमतों ने सही तौर पे टैक्स पॉलिसी वज़ा नहीं की, इसलिए 1992 में वो विद होल्डिंग टैक्स का निज़ाम लाए और कहा ये कि ये जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाया गया है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुई, विद होल्डिंग टैक्स को उन्होंने रेवेन्यू मेजर बना दिया और इससे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो टैक्स पेयर है उस पर बर्डन पड़ गया, उसके कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो गए और जो है ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता और कमज़ोर हो गया। तो ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आइन में नहीं है, लेकिन हुकूमत इसको इजी टूल के तौर पे और रिकवरी मेजर के तौर पे इस्तेमाल करती रही। ठीक है, हुकूमत इसको इजी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती रही। अच्छा, ये बताइए अनवर साहब कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है? देखिए जी, इनकम टैक्स कानून के अंदर उन्होंने एक रखा है कि कुछ सर्टेन लोगों को कहा है कि वो विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। उसमें कंपनीज भी हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। अगर उनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट के साथ है तो उनको टैक्स काटने की उन पे है कि वो टैक्स काटें, टैक्स काट के जमा कराएं और उसके साथ स्टेटमेंट भी जमा कराएं। अच्छा, मतलब उसके साथ उनको स्टेटमेंट भी जमा कराने की किस किस का टैक्स काटा। तो ये पूरी जिम्मेदारी विद होल्डिंग एजेंट पर दी जाती है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जिम्मेदारी अदा कर रहा होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अदा कर रहा होता है। अच्छा, अगर विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट्स को कम किया जाए तो क्या इससे टैक्स पेयर पर से कुछ बोझ कम हो जाएगा? कुछ उसको लगेगा कि कुछ मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा है? डेफिनेटली। देखिए, आज अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे मेरे से पेमेंट आ रही है मुझे, तो मुख्तलिफ जगहों पर टैक्स कट रहा है। अगर आज वो 5% कट रहा है और कल उसको 2% कर जाए तो 3% का डायरेक्ट मेरे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करता है। अच्छा, कैश फ्लो ऐसी चीज है कि जो आप री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, तो अगर आपका कैश फ्लो बेहतर होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगी। और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, असल में यही है कि आप बिजनेस के मामलात में ऐसी ईज पैदा करें जिससे लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में आसानी हो। सही, बिल्कुल। जो उसका एक्सपेंड है उसके अंदर आसानी हो। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एजेंट की। अगर एजेंट विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटता तो इसके क्या मनफी नताइज हो सकते हैं? वो देखें, इससे पहले मैं बताऊंगा कि एजेंट जो टैक्स काटता है, काट के जमा कराता है और स्टेटमेंट मंगाता है, उस पर कोई इसको इंसेंटिव नहीं मिलता। राइट। लेकिन अगर वो नहीं काटे और नहीं जमा कराए तो उस पर बहुत सख्त पेनल्टीज हैं और उस पर बहुत ज्यादा उसको टैक्स लगाया जाता है। अच्छा। अब ये सूरत हाल है कि अगर मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, टैक्स नहीं काटता, तो मुझे पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है मेरा। अच्छा। मेरा खर्चा जो है कि मुझे एक्सपेंस जो मिलना होता है मेरी इनकम के अगेंस्ट और मैं नेट प्रॉफिट अराइव करता हूँ, वो डिसअलाउ हो जाता है और फिर मुझे जो है एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता है, डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ता है। सही। और स्टेटमेंट नहीं फाइल करूँ तो 2500 रुपए रोज के मुझे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। सही। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जैसे सेल टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये थर्ड पार्टी टैक्स होता है। अच्छा। ये मैं अपना जो वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स लगाऊंगा और आपको पास ऑन कर दूंगा, आप अगले वैल्यू एडिशन लगाएंगे। डायरेक्ट टैक्स ये होते हैं मेरी आमदन कैसे अराइव करती है, मेरा जो रेवेन्यू है और मेरे जो खर्चे हैं उनको माइनस करें तो नेट प्रॉफिट जो आता है वो मेरी आमदन है और उस पर वो डायरेक्ट टैक्स लगता है। नेट प्रॉफिट के ऊपर फिर वो डायरेक्ट आपका टैक्स लगता है, क्योंकि लोग इसी के अंदर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं अनवर साहब कि जी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया या डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो आपने बहुत अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये है कि हुकूमत जो है इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती है बिकॉज ये ईजी है और डायरेक्ट टैक्स में लोगों का टैक्स बेस बढ़ नहीं रहा है। टैक्स पेयर जो है आज भी 15 लाख पे खड़ा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी तशवीशनाक है। ये बहुत तशवीशनाक बात है, इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी टैक्स और एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाउ। तो बात हो रही है एडवांस टैक्स के हवाले से आइन के दायरे में, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। जी अनवर साहब, हमें मेहमान ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया अलमदार साहब, प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम सर, वेलकम, आपका शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज विद होल्डिंग के हवाले से। आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो विद होल्डिंग का कानून है इसने बिजनेसमैन को काफ़ी परेशान किया है, उनके कैश फ्लोज को डिस्टर्ब किया है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरह इसको एड्रेस किया जाए? सर, आपको याद होगा कि हमने ये जो एडवांस जो इनकम टैक्स लेते हैं जी, ये आप उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
तो मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ सदुमर साहब आए थे तो उनको हमने ये लाइटिंग में दिया है, और अभी जो उन्होंने हमें ये जो रिलीफ पैकेज था उसमें उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो लोग जो ऑलरेडी जो फाइलर हैं उनको वो रिलीफ दे देंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो कैश विड्रॉल की हद तक तो है, लेकिन ये जो सर्विसेज पे टैक्स करता है, सप्लाईज पे टैक्स करता है, तो लोगों के लिए कैश फ्लोज उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस कानून को इसी तरह चलना चाहिए, या इसमें हुकूमत को कोई टैक्स रेट कम करने चाहिए, या इसको खत्म करना चाहिए? मेरी आज भी बात हुई है हमारे यहाँ पे जो इस वक्त फैसलाबाद के जो MNA है ना, उनको उन्होंने उसकी पार्लिमानी जो कमेटी होती है फिनांस का, उसका उन्होंने चेयरमैन बनाया है। तो आज मैं फाज से वहीं से उठ के आ रहा हूँ अपना FBR से जी, जो फैसलाबाद वाला ऑफिस है। तो हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि देखें, एक बंदे का सारे साल में टैक्स 1 लाख रुपए बनता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप उसका एडवांस 2 लाख टैक्स काट लेंगे तो फिर टैक्स वापस तो हो ही नहीं रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर फुली कमिटेड, और मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये जैसे ही असेंबली का इजलास बल्कि आज शुरू हो रहा है तो वो बिल पेश करेंगे। ठीक है, तो आपके ख्याल में आप उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करेगी, लेकिन आपके ख्याल में ये बर्डन है टैक्स पेयर पे और बिजनेसमैन पे? सर, ऐसा कोई भी टैक्स जो हुकूमत ने वापस देना है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बर्डन, ये तो बहुत, और ये चीज जो है ना, ये पहली हुकूमत है जो इसको अंडरस्टैंड कर रही है कि कोई भी ऐसा टैक्स जो आपने वापस लेना है, ठीक है, वो उसको पहले ही ना लगाया जाए, या इस परसेंटेज पे होना चाहिए कि जो पिछले साल की असेसमेंट करके, ताकि वो उससे ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट को ना जाए। ठीक है, दोनों इंशाल्लाह काम हो रहा है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये 30 जून तक ना ये सारे मामला सेटल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आपने देखा कि हुकूमत से वो पूरी उम्मीद है कि वो काम और लेकिन ये इशू है इसलिए कि लोगों को कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों के इश्यूज होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर मनफी असरात मरतब? डेफिनेटली, देखिए ना, बात ये है कि जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आपने तो काफ़ी तकरीरों में अपनी कहा, अपने बयान में उनके था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान रैंकिंग में 136 है और इसको हमें नीचे लेके जाना है। तो ये जो विदहोल्डिंग है ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ती है तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑटोमेटिकली उसका वो होता है। बिकॉज मैंने जैसे कहा ना कि आपके कैश फ्लोज डिस्टर्ब होंगे तो आपकी री इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब होगी, री इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होगी तो आपके बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होंगे, तो वो, और आप जो है जो इंसेंटिव आपको अपने एम्प्लॉइज को देना है, लोगों को देना है, वो चीजें नहीं दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो एक साइकिल है, और आई होप कि अगर गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है, इन्होंने सही कहा कि अभी गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल है उसमें कैश विड्रॉल पे उन्होंने फाइलर्स के लिए विड्रॉ करने का प्रपोजल दिया है। अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन अप्रूव हो जाएगा तो आई थिंक वो पॉजिटिव अमेंडमेंट है, और इसी तरह की इनको अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और उसको ग्रेजुअली नीचे लेके आना चाहिए। अच्छा, विदहोल्डिंग टैक्स को रेवेन्यू कलेक्शन का टूल बनाने से टैक्स निजाम पे इसके क्या मनफी असरात मरतब? देखिए, इससे ये हो गया है कि अब लोग जो हैं वो टैक्स से भाग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप देखें, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे अपना टैक्स जो है साल के आखिर में देना है। सही, आखिर में भी मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 30 जून को, उसके बाद 3 महीने मुझे मिलते हैं, इन 3 महीनों के अंदर मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है। सही, अब जो इस वक्त एडवांस टैक्स की सूरत हाल है, मैं पहले महीने से अपना टैक्स जमा कराना शुरू कर देता हूँ, तो वो ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोगों को बर्डन फील होने लगा है, लोग सफोकेशन फील कर रहे हैं। सही, तो सफोकेशन फील कर रहे हैं तो कभी भी उनको आसानी नहीं लगेगी, कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिजनेस करते हुए सफोकेशन फील करें। तो ये सूरत हाल हो गई है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर इस बात को समझ रही है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको समझना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन का जिस तरह नारा लगाया गया था कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ भी नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान के जो टैक्स फाइलर्स हैं वो 15 लाख हैं, और ये 1992 में आया था ये कानून, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अनवर साहब, एडवांस टैक्स के कानून में दरामदात पे टैक्स, तनख्वाह पर टैक्स और मुनाफे पर टैक्स, इस हवाले से बताएं। देखिए, तनख्वाह पे तो टैक्स ये है कि जैसे सैलरी लोगों को मिलती है वो तो शायद उनके लिए आसानी ये हो जाती है कि वो उनको साल के आखिर में टैक्स नहीं, बिकॉज
तनख्वाहदार तबका जो है वो जो उसके पास पैसे आते हैं, चाहे वो किसी रेंज में भी हो, उसके पैसे महीने आखिर में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात का। तो वो टैक्स कट जाता है तो एटलीस्ट को रिलीफ होता है कि यार मुझे देना नहीं है फर्दर टैक्स। तो और उसके बाद जो आप करिए प्रॉफिट पे टैक्स है, ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो उस पर कोई आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स लगता है। और तीसरी बात आपने क्या की? तीसरा मैं आपसे वही पूछ रही थी कि ओवरऑल टैक्स नेट जो है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखिए टैक्स नेट तो हम बात कर रहे हैं बहुत दिनों से कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन किस तरह हो सकती है? वो हो सकती है ऑटोमेशन के जरिए, सिस्टम के जरिए। अब सिस्टम को जितना आप फील्ड में लेते आएंगे उतना आपको डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितनी अच्छी डॉक्यूमेंट उतना टैक्स बेस बढ़ता जाए। सही, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मिनट है अनवर साहब, तो इस हवाले से अब आप जो है अपना कोई मैसेज दे दीजिए एडवांस टैक्स। देखिए बेसिकली ट्रेनों पे ज़मीनों पे बैठे हुए लोग, बसों की छतों पे बैठे हुए लोग और मोटरसाइकिल पे 5 से 6 फैमिली मेंबर्स जाते हुए सवाल कर रहे हैं कि हमें सहूलतें और मराहतें क्यों नहीं मिलती। ये सवाल हुकूमत से नहीं, ये सवाल मुझसे और आपसे भी है। हमें अपना ड्यू टैक्स देना चाहिए ताकि हमारे हमवतनों को, हमारे मुल्क के लोगों को उनको जो है मराद मिल सकें। इस बात के साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ, मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। तो टैक्स सर आपसे फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, सो फॉलो करते रहिए टैक्स सर आप। आग बुझा पाएंगे ये तो नहीं होता। लहू